हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग पार्श्विक विस्थापन, दो समांतर पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहली टॉपिक पढ़ते हैं रेगिस्तान में मरीचिका। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि मरीचिका होती क्या है। कहा जाता है कि रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम दिखाई देता है। तो रेत के स्थान पर जल होने का जो भ्रम होता है वही मरीचिका कहलाती है। तो रेगिस्तान में मरीचिका होती कैसे है? रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में सूर्य से आने वाले प्रकाश के कारण रेत की जो ऊपरी सतह होती है वो गर्म हो जाती है। जब रेत के ऊपरी सतह की जो वायु होती है वह गर्म हो जाती है और उसके ऊपर की जो सतह होती है वो ठंडी रहती है। तो नीचे की सतह गर्म और ऊपर की सतह ठंडी होने का मतलब है कि रेत के ऊपर विरल माध्यम हो जाता है और विरल माध्यम के ऊपर सघन माध्यम हो जाता है। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश आता है तो जब वह सघन माध्यम पर आपतित होता है तो जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होती है, वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वहाँ पर अपवर्तन की घटना न होकर के परावर्तन की घटना होती है और वही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है सघन माध्यम में आती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होकर पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमें रेत जो होती है वह रेत में हमें जल होने का भ्रम दिखाई देता है, जिससे रेगिस्तान की मरीचिका कहा जाता है। दूसरा उदाहरण पढ़ा जाता है इसमें जल में पड़ी परख नली का चमकीला दिखाई देना। कोई बीकर ले लेते हैं, बीकर में पानी भरा होता है और उस पानी में हम कोई एक परख नली डालते हैं। परख नली इस तरीके से उसमें डालते हैं कि वह तिरछी हो और उसमें जल न भर पाए, अर्थात वायु ही रहे। और आने वाला जो प्रकाश होता है जब वो जल पर आपतित होता है तो जल पर आपतित जल में प्रवेश किया, जल के बाद वो कांच में जाता, लेकिन जल एक सघन माध्यम का कार्य करता है और परख नली में उपस्थित वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। तो उस पे जो परावर्तित प्रकाश होता है, जो उस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है, उसका जो आपतन कोण होता है वहाँ पर भी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक कोण के मान से आपतन कोण का मान अधिक होता है तो पुनः अपवर्तन की घटना नहीं हो पाती है, प्रकाश पुनः परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें जल में पड़ी परख नली चमकीली दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार कहा जाता है कि कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो इसमें भी वही बात होती है कि जब कांच में दरारें पड़ती हैं या जब कोई कांच चटक जाता है तो उसके बीच पतली परत की वायु आ जाती है। प्रकाश की किरण कांच से होते हुए वायु में प्रवेश तो करती, लेकिन जो आपतन कोण होता है यानी कि आपतित प्रकाश का जो आपतन कोण होता है वह भी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। पुनः अपवर्तन की घटना नहीं होती है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है और पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण कांच में पड़ी दरार हमें चमकने लगती है। उसी प्रकार हीरे का चमकना। कहा जाता है हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो उसके हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है और जो क्रांतिक कोण होता है वो बहुत कम होता है। हीरे के विशेष फलकों से प्रकाश तो अंदर प्रवेश कर जाता है, लेकिन हीरे के आंतरिक पृष्ठों पर वो कई जगह परावर्तित होता रहता है। यानी कि हीरे के अंदर प्रकाश की जो किरण होती है वो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है, जिसके कारण वो हमें चमकदार दिखाई देता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर 3-4 उदाहरण पढ़ते हैं। एक अंतिम उदाहरण इसका पढ़ा जाता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु। कहा जाता है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है।
यानी कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, लेकिन भेजने में किसी भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। और जो यह उपकरण होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, यानी कि इसकी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो बार बार परावर्तित होती रहती हैं। आराम से प्रकाश सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच भी जाता है और ऊर्जा का कोई ह्रास होता भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। मान लेते हैं कि कोई एक सघन माध्यम है जिसको हम D से प्रदर्शित करेंगे और एक विरल माध्यम है जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे। कोई प्रकाश की किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। सघन माध्यम को हम लोग D से दिखाते हैं, तो DNR इक्वल टू क्या होता है, आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण को मान लेता हूँ I है, तो साइन I अपान अपवर्तन कोण कीजिए साइन R। DNR इक्वल टू साइन I अपान साइन R, इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 है। क्रांतिक कोण में संबंध निकालना है, इसीलिए यदि आपतन कोण जिसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, I ये बराबर है क्रांतिक कोण C के। अगर आपतन कोण I क्रांतिक कोण C के बराबर है तो जो अपवर्तन कोण होगा वो R होगा। तो अपवर्तन कोण R बराबर 90 है। तो हम लोग समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि DNR इक्वल टू साइन I के स्थान पे क्या लिखना है, साइन C अपान साइन R के स्थान पे क्या लिखना है 90। तो ये हो जाएगा DNR इक्वल टू साइन C अपान 1, यानी कि लिखा जा सकता है DNR इक्वल टू साइन C। अब हम लोग क्या जानते हैं, अपवर्तनांकों के बीच संबंध हम लोग पढ़े हैं। हम जानते हैं DNR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान RND, यानी कि DNR इक्वल टू 1 अपान RND, तो 1 अपान RND इक्वल टू DNR। तो DNR की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, DNR की वैल्यू, तो DNR की वैल्यू क्या है, साइन C है। तो 1 अपान RND इक्वल टू DNR की वैल्यू साइन C।
अगर मैं इसका उल्टा करूँ 1/r/d है, अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो इसका भी उल्टा होगा, यानी कि ये हो जाएगा r/d, r/d बराबर, तो इसका उल्टा करेंगे अगर आप तो 1/sin c, तो 1/sin c आप कहिए, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं r/d इक्वल टू 1/sin c को लिखा जाता है कोसेक c। तो जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और ये c जो है उसका क्रांतिक कोण है। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि ये n हो गया और ये c क्रांतिक कोण हो गया, अर्थात अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसी टॉपिक के साथ अपवर्तनांक का पूरा मैटर कंप्लीट होता है। अब अपवर्तनांक में कोई ऐसी टॉपिक नहीं बची है जो हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद अब हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, लेंस। लेंस, तो लेंस के विषय में हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा है। क्या जानते हैं लेंस के विषय में? कहा जाता है कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी कि जो लेंस होता है वह दो वक्र पृष्ठों से भी मिलकर बन सकता है और एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से भी मिलकर बन सकता है। तो पुनः एक बार लेंस की परिभाषा, दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना समांग पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब जो ये लेंस होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है? कहा जाता है कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो आप इसे देखिए, ये बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है, तो वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इसके बाद होता है दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस में कहा जाता है वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। देखा जाए, इसे आप देखिए, ये किनारे पर मोटा है और बीच में पतला है, तो कहा जाता है वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। दूसरा होता है अवतल लेंस। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अब ये दोनों लेंस भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है और अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। तो उसका मैं फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस, ये दोनों लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने उत्तल लेंस के तीनों प्रकार का फिगर बनाया है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। ये पहला है जिसे आप लोग उत्तल लेंस ही कहते हैं। इसका नाम है उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। इसकी जो दोनों सतहें होती हैं वो उत्तल होती हैं। नंबर 2 कहा जाता है समतलोत्तल लेंस, यानी कि इसका पहला पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, इसीलिए इसका नाम समतलोत्तल लेंस रखा जाता है या कहा जाता है। तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस में इसका पहला पृष्ठ अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। तीसरा प्रकार जो है वो अवतलोत्तल हो जाता है। इसी प्रकार जो अवतल लेंस होता है वो भी तीन प्रकार का होता है।
सो मैंने अभी आपको बताया कि जो अवतल लेंस होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। तो ये मैंने फिगर ड्रा किया है अवतल लेंस, और ये अवतल लेंस के तीनों प्रकार। पहले वाले में जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं जिसे उभयावतल या द्विअवतल लेंस कहा जाता है। दूसरे वाले में ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल होता है उसे समतलावतल लेंस कहा जाता है। तीसरा ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उत्तलावतल लेंस कहा जाता है। ये मैंने अभी आपको उत्तल लेंस के तीनों प्रकार और अवतल लेंस के तीनों प्रकार का सचित्र वर्णन किया। इस तरीके से लेंस 2 प्रकार के और दोनों लेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार पढ़ने के पश्चात हम लोगों को पढ़ना है अभिसारी क्रिया और अपसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया कहा जाता है कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करने की जो क्रिया होती है अभिसारी क्रिया कहलाती है। यानी कि प्रकाश के आने के पथ में कोई लेंस रख दिया जाए और वह लेंस प्रकाश किरण को क्या करे, किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर दे। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करने की जो क्रिया होती है वही अभिसारी क्रिया कहलाती है। दूसरा अपसारी क्रिया। अपसारी क्रिया, इसमें कहा जाता है लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने की क्रिया को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है और उस प्रकाश किरण के पथ में एक लेंस रख दिया जाता है और वह लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाने की जो क्रिया होती है अपसारी क्रिया कहलाती है। इसके बाद मुझे अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस पढ़ना है। सारी लेंस ये मैंने लिख दिया है। हम लोगों को अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस पढ़ना है। कहा जाता है कि उत्तल लेंस पर पड़ने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। फिर से एक बार, उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की जो समांतर किरणें होती हैं वह अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। केंद्रित होने का मतलब वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। तो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित होने की जो क्रिया होती है वो अपसारी क्रिया, और ऐसा जिस लेंस के द्वारा होता है उसे अभिसारी लेंस। तो ये क्रिया उत्तल लेंस के द्वारा हो रहा है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दूसरा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस कहा जाता है कि अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें समांतर पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती हैं, तो इसी लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। फिर से एक बार, अपसारी लेंस कहा जाता है कि अवतल लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं। इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, यानी कि अवतल लेंस पर जब कोई प्रकाश की किरण समांतर डाली जाती है तो अपवर्तन के कारण वो प्रकाश की किरण फैल जाती है। तो फैलने वाले गुण के कारण ही अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। सेम उसी प्रकार जब उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है,
अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, जिसके कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अगली टॉपिक हम लोगों की होगी लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा, यानी कि जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे तो दर्पण से भी संबंधित कुछ परिभाषा पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से अभी हम लोगों ने लेंस पढ़ा तो लेंस से भी संबंधित कुछ परिभाषा हम लोगों को पढ़नी है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अब हम लोग तो लेंस बनाना जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि जो लेंस होता है उसके 2 पृष्ठ होते हैं। दोनों पृष्ठों को खींचने के लिए हमें गोले प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। दोनों पृष्ठों को खींचने के लिए गोले प्रकार की नोक को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। सो देखते हैं कि कैसे लेंस बनाया जाता है। अगर मैं उत्तल लेंस बनाऊं तो जैसे ये मैंने एक पृष्ठ इसका बनाया, तो इस पृष्ठ को बनाने के लिए मैंने गोले प्रकार की नोक को यहाँ रखा। सो इसका दूसरा पृष्ठ बनाने के लिए ये मैंने इसका दूसरा पृष्ठ बनाया और गोले प्रकार की नोक को यहाँ रखा। फिलहाल लेंस में मुझे तो इतना पूरा दिखाई पड़ता नहीं है, लेंस में तो सिर्फ हम लोग यही देखते हैं, अर्थात ये पार्ट हटा देते हैं। ठीक, अर्थात लेंस के इन दोनों पृष्ठों को खींचने के लिए गोले प्रकार की नोक को हम जहां रखे थे वह उन पृष्ठों का क्या था? केंद्र था, जिसे लेंस से संबंधित शब्दों में हम वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी कि जो ये लेंस है, लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, फिर से एक बार, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वही लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये दोनों वक्रता केंद्र हैं, इसी को मिला देते हैं। फिर से एक बार, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसे देखा जाए। फिलहाल अब हम लोगों ने तो लेंस खींच लिया, लेंस का मुख्य अक्ष खींच लिया। कहा जाता है कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी कि ये आपतित किरण के समांतर होती हैं, ये विचलित होने के पश्चात होती हैं, विचलित होने के पश्चात। यानी कि प्रकाश की किरण जो जा रही थी, जाने का मार्ग तो इसका ये था, लेकिन ये यहाँ से जाती है। यानी कि जो लेंस था वो मोटा था, तो विचलन की जो क्रिया होती है, लेंस में विचलन की जो क्रिया होती है, यह मोटे लेंसों में होती है, यह मोटे लेंसों में होती है। तो फिर से एक बार, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण विचलन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ये घटना मोटे लेंसों में होती है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोटे लेंस में। लेकिन हम लोगों को मोटा लेंस नहीं पढ़ना है, पढ़ना है पतला लेंस। तो पतले लेंस के आधार पर प्रकाशिक केंद्र की क्या परिभाषा दी जाती है?
कहा जाता है लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण विचलित होती है तो ऐसा मोटे लेंस में होता है, और जब प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है तो वह पतले लेंस में होता है। फिर से एक बार प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक, तो ये मोटे लेंस के लिए हो गया और ये पतले लेंस के लिए। ठीक, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। लेंस में दो फोकस होते हैं और दो फोकस दूरियां होती हैं। लेंस में दो फोकस होते हैं और दो फोकस दूरियां होती हैं, जिसे मुख्यतः प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस में प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस में द्वितीय फोकस दूरी को भी पढ़ा जाता है। तो हम लोग एक एक लेंस में फोकस को पढ़ते चलते हैं। तो ये मैंने प्रथम मुख्य फोकस का फिगर बना दिया है, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। इसे हम लोग पहले फिगर के विषय में देख लेते हैं, फिर प्रथम मुख्य फोकस को परिभाषित कर लेते हैं। ये मैंने बनाया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के भीतर ये हो गया प्रकाशिक केंद्र से, ये इसका मुख्य अक्ष। ये अवतल लेंस, इसका ये प्रकाशिक केंद्र सी और ये उसका मुख्य अक्ष। परिभाषित कैसे करते हैं? कहा जाता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो ये लेंस का ये मुख्य अक्ष और उस पर स्थित ये बिंदु, यहां से प्रकाश की किरण चल रही है। कहां? उत्तल लेंस में। या फिर से एक बार, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, किस लेंस में? उत्तल लेंस में। या
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर निर्देशित प्रकाश की किरण, किस लेंस में? अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से एक बार सुनेंगे, या इसे मैं अपनी शब्दों में समझाता हूं कि कैसे इसे कह रहे हैं। यह मुख्य अक्ष था, इससे प्रकाश की किरण चल रही है और यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित होती है, यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसमें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से चली नहीं थी, मुख्य अक्ष की ओर जा रही थी, मुख्य अक्ष पर किसी निश्चित बिंदु की ओर जा रही थी, लेकिन उस बिंदु पर पहुंचती उसके पहले ही मिल जाता है अवतल लेंस, और वह प्रकाश की किरण को कर क्या देता है? अपवर्तित। अपवर्तित होने के पश्चात प्रकाश की किरण हो कैसी जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसी को परिभाषित किया जाता है कैसे? कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, तो उत्तल लेंस में, या लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर निर्देशित प्रकाश की किरण, किस लेंस में? अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखिए, ये हम लोगों ने प्रथम मुख्य फोकस पढ़ लिया। इसी में हम लोग पढ़ते हैं प्रथम फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है कि लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया और ये अवतल लेंस के लिए। प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा दोनों लेंसों के लिए अलग अलग, लेकिन प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा दोनों लेंसों के लिए सेम। इसी में पढ़ा जाता है प्रथम फोकस तल। प्रथम फोकस तल कहा जाता है कि प्रथम फोकस से खींचे गए ऊर्ध्वाधर तल को, प्रथम फोकस से खींचे गए ऊर्ध्वाधर तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। तो यहां भी प्रथम फोकस से खींचे गए ऊर्ध्वाधर तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। ठीक, तो हमने फोकस तथा फोकस दूरी में प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम फोकस दूरी और प्रथम फोकस तल पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है द्वितीय मुख्य फोकस। अब हम इसका फिगर बनाते हैं।
द्वितीय मुख्य फोकस, इसमें मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसा किसमें होता है, उत्तल लेंस में। अवतल लेंस के लिए क्या कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगर आप एक ही में लिखना चाहते हैं तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस में, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। इसके बाद द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी कहा जाता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र C और द्वितीय फोकस F2 के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस में हो गया और ये अवतल लेंस में हो गया। ठीक, अवतल लेंस में भी वही कि लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र C के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अगर द्वितीय फोकस तल की बात करें तो द्वितीय मुख्य फोकस से खींचे गए ऊर्ध्वाधर तल को लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से खींचे गए ऊर्ध्वाधर तल को द्वितीय फोकस तल कहते हैं। नोट हम लोग यहां जानते हैं, लेंस में जो द्वितीय फोकस होता है और जो द्वितीय फोकस दूरी होती है इसी को लेंस का मुख्य फोकस और मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। यानी कि इसमें इसी का मेन रोल रहेगा। ठीक है, मुख्य रोल इसी का होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।